नमस्कार, मैं हूं चंदन राय और आप देख रहे हैं पुलिस मीडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे खाकी की बात में कोरोना से जंग लड़ रही देवभूमि उत्तराखंड के पुलिस मुखिया श्री अशोक कुमार से। अशोक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अशोक कुमार जी ने नवंबर 2020 में उत्तराखंड पुलिस मुखिया के पद पे ज्वाइन किया और उसके बाद उत्तराखंड में एक त्रासदी हरिद्वार कुंभ का सफल आयोजन के बाद कोरोना से जंग को लड़ रहे हैं। अशोक कुमार जी, पहला सवाल, उत्तराखंड पुलिस मिशन हौसला के नाम से जंग लड़ रही है और कोरोना की जंग में मानव सेवा के लिए उत्तराखंड पुलिस की ओर से किए जा रहे प्रयासों को आपने मिशन हौसला का नाम दिया है। क्या है इसके पीछे उद्देश्य? देखिए, पुलिस के जो है 2 तरह के रोल हैं। नॉर्मल ड्यूटीज में भी दोनों तरह के रोल, आज भी कोरोना के फाइट में भी 2 तरह के रोल हैं। पहली भूमिका है हमारी एनफोर्समेंट की, कि जो कानून है उसका पालन कराएं। जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, जो कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, इन सब का पालन करवाएं, जिससे कि उसको हमें महामारी को रोकने में मदद मिले। तो वो भूमिका हम अच्छे से निभा रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं लोगों में। और उनसे जो, जबकि आज की तारीख में कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका है, तो ऐसे लोगों को खुद ही घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। एक प्रकार से जनता कर्फ्यू लग जाना चाहिए। इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो कभी मानते नहीं हैं, तो उनको पुलिस की एनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है। हमें चालान करना पड़ता है, एफआईआर करनी पड़ती है, जुर्माना लगाना पड़ता है। तो एक तो हमारी ये भूमिका, किंतु इससे भी बड़ी भूमिका जो मैंने उत्तराखंड पुलिस को दी है, वो ये है कि ये तो रोल हमारा है ही है, किंतु साथ ही साथ हमारा रोल पीड़ित की सहायता करना भी है। पीड़ित की सहायता करना भी, तो आज की तारीख में पूरा समाज ही पीड़ित है, कोरोना से पीड़ित है, इस महामारी से पीड़ित है। ऐसे तो दिन शायद कई 100 साल में एक बार आते हैं, कई बार, जब जी ऐसे जी। मौके, जब इतनी बड़ी त्रासदी जो है पूरा देश झेल रहा, पूरी दुनिया झेल रही है। तो इसलिए हमें वी हैव टू राइज टू द चैलेंज, और लोगों की उतनी मदद करनी जितनी ज़्यादा हो सके। तो जी उसके लिए मैंने मिशन हौसला की शुरुआत की उत्तराखंड पुलिस में। और सर। इसका मिशन, हाँ, मिशन सर, हौसला का पहला मिशन हौसला आपने नाम दिया और कोरोना से जंग में उत्तराखंड पुलिस के पास सबसे बड़ा चैलेंज हरिद्वार कुंभ का सफल आयोजन करवाना था। हालांकि इतने बड़े कुंभ के बावजूद उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण उतने अधिकतम नहीं फैला है, काफी उस पर कंट्रोल है। कितना चैलेंज रहा इस कोरोना संक्रमण की महामारी के बीच कुंभ का सफल आयोजन कराना? देखिए, कुंभ हमारे लिए हमेशा से चुनौती होता है। कुंभ बड़ी चुनौती, कहते हैं कुंभ के बराबर चुनौती लोग ऐसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि कुंभ जब भी, जितने 12 साल में एक बार आता है पूर्ण कुंभ, महाकुंभ जिसे बोलते हैं, और उसमें हमेशा उसका इतिहास जो है कहीं न कहीं दुर्घटनाओं से भरा हुआ है, या अखाड़ों की लड़ाइयों से भरा हुआ है। अगर आप पुराने इतिहास देखें, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे हरिद्वार हो, तो इसलिए उसमें जो है क्या कहते हैं, चैलेंज तो है ही, चुनौती तो है ही। और इस बार की चुनौती में कोरोना की चुनौती जुड़ी हुई है। तो शुरू से ये था कि कोरोना रहेगा, कितना परसेंट रहेगा, कितना एनफोर्समेंट रहेगा, कितना कोरोना का डर रहेगा, कितनी भीड़ आएगी, तो हम उसके प्रति श्योर नहीं थे शुरू से लेकर। तो गाइडलाइंस भी बीच-बीच में ये हुआ, और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होंगी, फिर कुछ कम हो गया। असल में जनवरी, फरवरी और मार्च में उत्तराखंड में कोरोना न के बराबर है। उसको देखते हुए मार्च का जो पहला स्नान था, महाशिवरात्रि, उस पे रेस्ट्रिक्शन कम रहे, ठीक है? और वो शांतिपूर्वक हो भी गया, सफलतापूर्वक हो भी गया। किंतु उसके बाद, मार्च के बाद जो है, कहीं न कहीं महाराष्ट्र और केरला साइड से जो वेव आई, जो दिल्ली आई, दिल्ली से कहीं न कहीं हरिद्वार, देहरादून भी ट्रैवल कर, तो अप्रैल में यहाँ केसेस बढ़ने लगे। तो जो 12 अप्रैल का बड़ा स्नान था, मेरे विचार से जो नॉर्मल कुंभ की क्राउड आनी चाहिए थी 12 और 14 अप्रैल, तो रेस्ट्रिक्शंस थे कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएंगे, बॉर्डर पे चेकिंग होगी, लोगों को लौटाया जा रहा था। तो वो जो नॉर्मल क्राउड होनी थी, उसका 1/10 क्राउड में कुंभ आया। तो अगर हम डाटा देखें हरिद्वार का, उठा करके मार्च का, अप्रैल का, तो उसके डाटा में कहीं भी एबनॉर्मल चेंज नहीं है, जो कुंभ की वजह से लोग आरोपित कर रहे हैं कि कुंभ ने कोरोना किया। मेरे विचार से कुंभ में कोरोना बहुत ही लिमिटेड रूप में रहा, और हमने बहुत ही बड़ी संख्या में चालान किए, टेस्टिंग की। और जो कुंभ 2010 में हुआ था हरिद्वार में, उससे करीब करीब 1/10 क्राउड्स आए, और अखाड़ों के जो स्नान थे वो सब शांतिपूर्वक संपन्न कराए, जिससे किसी में कोई आपसी टकरार की या किसी तरह की नौबत में आई। कुंभ क्यों भी कराना जरूरी इसलिए है कि वो हजारों साल पुरानी परंपरा है,
उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो इसलिए मेरे विचार से एक बैलेंस्ड ढंग से कुंभ हुआ। और जैसा मैंने कहा, क्राउड्स की संख्या जो 14 अप्रैल को पिछली बार 1 करोड़ 60 लाख आदमी, इस बार उन्होंने 12 से 13 लाख बताया। वो अपने आप ही कोरोना की वजह से सिमट गए क्राउड, लोग बाग जो आते हैं चारों तरफ से वो नहीं आए। अशोक जी, कितने श्रद्धालुओं ने इस कोरोना महामारी के बीच आप लोगों ने जो व्यवस्थाएं बनाई, उसमें कितने श्रद्धालुओं ने कुंभ का शाही स्नान जो है उसमें आपको क्या लगता है कितने लोगों ने भाग लिया होगा? देखिए, वो एग्जैक्ट आंकड़े तो कभी बहुत मुश्किल होता है। उसको मैं इतना ही कह सकता हूँ, इसका स्केल जो नॉर्मल महाकुंभ होता है हरिद्वार का, उसके 1/10 के बराबर भी नहीं था। जी जी। मतलब उससे ज्यादा भीड़ आपको सामान्य सोमवती अमावस्या जो हमारे यहाँ होती है हर साल, जो सामान्य बैसाखी होती है हर साल, जो सामान्य कांवड़ मेला होता है, उससे कहीं कम भीड़ थी। कोरोना महामारी के बीच कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों को कोरोना से बचाना भी है। ऐसे में आप द्वारा पुलिस को किस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्योंकि उनको खुद को भी बचाना है, उनका भी परिवार है, अपने परिवारों को छोड़कर पुलिस सड़कों पे तैनात है, लोगों से अपील कर रही है कि आप घरों में रहें, तो किस तरीके से आपने इसको पूरे प्लान को अपनी पुलिस को सौंपा है? देखिए, हमने जो मिशन हौसला लॉन्च किया है उसका पर्पज यही है कि हम सबका हौसला बनाए रखना, पुलिस कर्मियों का, उनके परिवारों का, कोरोना संक्रमित लोगों का और बाकी आम जनता का। हम सब में, क्योंकि सब में थोड़ा सा भी संक्रमण आता, डर आता है, उस डर से पार भी पाना है, उसको लड़ना भी है, उससे सरेंडर भी नहीं करना और उससे बचना भी है। उन सारी चीजों के जोड़ करके जो हम काम कर रहे हैं उसको हमने नाम दिया मिशन हौसला। लोगों का हौसला बढ़ाना भी है और पुलिस कर्मियों का भी हौसला बढ़ाना है, उनके परिवारों की भी हम देख रेख कर रहे हैं। उसके लिए हमने अलग से ग्रुप बनाया, उत्तराखंड पुलिस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन। इसमें एक एक कर्मी का, एक एक उनके परिवारजन का पूरा ख्याल रखा जाता है, कौन संक्रमित है, कहाँ है, उसको किस चीज की जरूरत है, का भी हम ख्याल रख रहे हैं, अपने लोगों को बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और मिशन हौसला में अभी तक मैं आज तो अभी तक उत्तराखंड पुलिस को 1 मई से शुरू किया था हमने, 18,000 से ज्यादा कॉल आ गई, यानी रोज की 1,000 प्लस कॉल आती है। हमने 1736 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाए, हमने 9,894 लोगों को दवाइयां पहुंचवाई। कॉल आती है, पुलिस उनको दवाइयां पहुंचाती है, जो लोग कोई परिवार में नहीं है, कोई केयर नहीं कर सकता। हमने 536 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने में मदद की। हमने 156 लोगों को प्लाज्मा दिलवाया। हमने करीब करीब 27,000 लोगों को खाना और राशन बंटवाया और 445 लोगों को एम्बुलेंस दिलाने में मदद की। जी जी। क्योंकि आजकल इतना ज्यादा फैल गया कि एम्बुलेंस की आसानी से नहीं। जी जी। और उत्तराखंड में लगभग 5,000 डेथ हुई है, तो 523 लोगों का हमने दाह संस्कार कराया। मतलब कुछ परिजन भी अपने लोगों का संस्कार भी नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखने को आ रहा है अशोक जी कि परिजन जो है वो अपनों लोगों को छोड़ दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस उनके लिए सेवक बनके, दूत बन के आई है। और उत्तराखंड पुलिस तो वैसे भी देवदूत कही जाती है, देवभूमि की उत्तराखंड पुलिस है। अशोक जी, कितने पुलिसकर्मी अब तक इस कोरोना से संक्रमित हुए और इससे जंग जीतकर वापस लौटे, इस बारे में जानना चाहेंगे? देखिए, पिछली बार की वेव में हमारे 1981 लोग संक्रमित हुए थे। उत्तराखंड पुलिस लगभग 25,000 है और उनमें से 8 लोग को हमने खो दिया था। इस बार 2100 प्लस हो गया है, यद्यपि हमारे 95% लोग संक्रमित हैं, वैक्सीनेटेड हैं, डबल डोज से वैक्सीनेटेड हैं। इसके बावजूद 2100 प्लस लोगों को हुआ है, बट अधिकांश लोग जो वैक्सीनेटेड हैं उनको जो है माइल्ड हो रहा है कोरोना, सीवियर नहीं हो। जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग थे उनमें से हमने 3 लोगों को खो दिया अभी तक। तो फिगर जो है पिछली बार से थोड़ी ज्यादा हुई है। आम जनता में पिछली बार से 6 गुना फिगर। जी। हाँ, अगर आप देखेंगे अवेयरनेस के लिए आम जनता को, क्योंकि वैक्सीन भी अब ज्यादा से ज्यादा लगाई जा रही है, सरकार द्वारा भी अपील की गई है, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोग लगवाएं। ऐसे में क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर पे काफी भीड़ हो जा रही है, उसके लिए आप लोगों ने क्या प्लान कर रखा है जिससे कम से कम लोग जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, जिनका अपॉइंटमेंट हो केवल वहीं पहुंचे? देखिए, वैक्सीनेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है, रियल बड़ा सॉल्यूशन, प्लस अपने को प्रोटेक्शन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग प्लस वैक्सीनेशन,
इसी के थ्रू हम जंग जीतेंगे। अब अचानक पहले शुरू में लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया नहीं, उसके लिए अवेयरनेस फैलानी पड़ रही थी। अब लोगों को पता चल गया ये प्रभावशाली है, तो लोग बाग जो है वहाँ भीड़ कर रहे हैं, लाइन कर रहे हैं, वहाँ कहीं-कहीं लोगों को पुलिस प्रबंध की जरूरत पड़ रही है कि पुलिस एक आध जगह में आसाम में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा वैक्सीनेशन सेंटर। तो इसलिए हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो लोगों को स्लॉट देता है, टाइम स्लॉट देता है, कहाँ जाना है, कितने बजे के रेंज में जाना है, जिससे लिमिटेड क्राउड पहुंचे। तो मेरे विचार से कुछ दिन का वो है मारामारी, कुछ दिन की शॉर्टेज है। लेकिन अशोक जी, वैज्ञानिकों द्वारा बताया जा रहा है कि तीसरी लहर अभी आनी बाकी है। तीसरी लहर के लिए अभी से क्योंकि प्लान नहीं किया जाएगा तो और त्रासदी हो सकती है। ऐसे में आप लोग तीसरी लहर को लेकर किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? मेनली तो राज्य सरकार ये मान के चल रही है कि तीसरी लहर और लोअर एज के बच्चों को अफेक्ट करेगी, तो उसके लिए हॉस्पिटल और हेल्थ विभाग उसकी तैयारियां कर रहा है। तो उनको पीडियाट्रिशियन की, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। बाकी वैक्सीनेशन तो है, यही है सोल्यूशन। अशोक जी, क्या लोगों का परसेप्शन बदला? एक जो लोगों के अंदर एक पुलिस का भय था इस कोरोना महामारी, पूरे देश भर में लोगों का, हम लोग ये देखें, परसेप्शन बदला है पुलिस के प्रति। पुलिस का एक दूसरा रूप देखने को मिला है, एक सहायता का, एक सेवक का, एक मददगार पुलिस के रूप में से उभरी है। किस तरीके का ये परिवर्तन आने वाली पुलिसिंग में पुलिस के लिए सहयोग करेगा? देखिए, पुलिस का ट्रस्ट क्वोशंट कोरोना काल से पहले 30% था, और जो पहली बार कोरोना आया उन दिनों पीक पे था। उसके बाद पुलिस का ट्रस्ट क्वोशंट 90 पे पहुंच गया। तो अभी बीच में दोबारा लाजमी था कि 90 पे लंबा नहीं रुक सकता, तो वो थोड़ा डाउन हुआ है। और मेरे विचार से स्पेशली उत्तराखंड में, यूपी का मैं आंकड़े नहीं समझ सकता, कि पुलिस का ट्रस्ट क्वोशंट रियली लगातार हमने बढ़ाया है। हम पुलिस पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग में विश्वास करते हैं, विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग में विश्वास करते हैं। लोगों के साथ मिलकर के पुलिसिंग करनी है, गरीब जनता की, गरीब लोगों की सहायता के लिए पुलिसिंग करनी है, बदमाशों के खिलाफ स्ट्रिक्ट रहना है, ऐसी पुलिसिंग करनी है। आम आदमी को पुलिस द्वारा सम्मानित किया जाना है, ऐसी पुलिसिंग करनी है। तो इन सब मेजर्स जो हमने लिए हैं, उससे आम जन में पुलिस का जो है की विश्वसनीयता बढ़ी है, और उनका पॉजिटिविटी बढ़ी है, उनकी छवि बेटर है। अशोक जी, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है। आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जब एक राज्य हुआ करता था, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, तब आप इलाहाबाद में एडिशनल एसपी, अलीगढ़ में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात रहे। उसके बाद शाहजहांपुर, बागपत, रामपुर में पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी और मथुरा और मैनपुरी में भी एसएसपी रहे। 2010 में आप सीआरपीएफ के डीआईजी के रूप में नक्सलवाद, आतंकवाद को रोकने में आपने अहम भूमिका निभाई। बतौर आईजी बीएसएफ में केंद्रीय प्रतिनिधि रहते हुए भी आप उत्तराखंड की जनता के काम आए। जब 2013 में केदार धाम आपदा के दौरान आपके नेतृत्व में बीएसएफ ने एक बेहतरीन काम किया। यही वजह है कि आपको 2006 में पीएम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। क्या लगता है, इन सब चीजों को आपने बहुत करीब से देखा है, चाहे केदारनाथ आपदा रही हो, अभी पूर्व में आपके आपदा ही, उसको, और फिर यह कितना मुश्किल होता है पुलिस के लिए समय समय पर अपने आप को परिवर्तन करना, क्योंकि कभी अपराधियों को उनके तरीके से जवाब देना होता है, कभी इस आपदा में जनता के लिए खड़ा हो, कितना मुश्किल सा होता है ये समय हो। देखिए, तो आप पहले, मैं आपके सवाल से पहले आपने मेरे उत्तराखंड की पोस्टिंग्स को नहीं बोला, यूपी पीरियड का बोला, क्योंकि जब तक उत्तराखंड नहीं बना था, उससे पहले मैंने उत्तराखंड में भी 4 जगह नौकरी की। एडिशनल एसपी रुद्रपुर, एसपी चमोली, एसएसपी नैनीताल, एसएसपी हरिद्वार। तो और फिर मैंने दोनों रेंज भी की उत्तराखंड के गढ़वाल लोगों में। तो मेरा को उत्तराखंड का भी लंबा अनुभव है। आपका जो सवाल है एक बार रिपीट करेंगे, एग्जैक्टली क्या है? मेरा ये सवाल है कि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रहते हुए भी, अकेले उत्तराखंड रहते हुए भी, और उसके बाद प्रतिनियुक्ति पे केंद्रीय केदारधाम आपदा को देखना, फिर चाहे नक्सलवाद और को देखना, तो मतलब ये अलग अलग पुलिसिंग है। जिले की पुलिसिंग के समय पे कानून व्यवस्था एक मुश्किल काम रहता है, आपदा के समय पे जनता को, तो कितना मुश्किल भरा सफर रहता है अलग अलग समय पे अपने आप को अलग अलग तरीके से जनता के सामने लाना। देखिए, चैलेंजेस सब अलग अलग तरह के होते हैं, और जो हमारे पीक चैलेंजेस जिसे कहेंगे हम, मैं उसमें एक तो कम्युनल जो वो है, वो बहुत बड़े लेवल का चैलेंज है।
आपको बताऊं, जो अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। जैसे इलाहाबाद में थे, बाबरी मस्जिद के डेज थे, तो 10 दिन कर्फ्यू लगा था, 6 दिसंबर से 16 दिसंबर। तो हम 10 दिन तक सोए नहीं थे, दिन रात जो है। शुरुआती जो 6 दिसंबर के आसपास बहुत आपसी टकराव की संभावनाएं थी दोनों कम्युनिटीज के बीच। तो वो एक चैलेंज था कि भाई कैसे यहाँ पे दंगा होने से रोका जाए। ठीक इस तरह में एसपी चमोली बना 94 में, 93 में मैं एसपी रुद्रपुर बना। वहाँ पे पंजाब का आतंकवाद था तराई में, वहाँ आतंकवाद का खात्मा करना एक चैलेंज था। जब मैं गया था तो लोग बाग 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे, इतना डर था। एसपी भी अपने साथ कम से कम एक प्लेटून पीएसी लेके साथ चलते थे। तो वो दूर हुआ, तो वो एक अलग चैलेंज है। मतलब वहाँ पे एनकाउंटर्स भी होते हैं, AK-47 की गोलियां भी चलती हैं, तो दूसरी तरह का चैलेंज है। फिर एक चैलेंज था, हम एसपी चमोली होके गए तो उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था। तो हमने लोगों से को कोशिश ये की कि हमारे यहाँ आंदोलन शांतिपूर्वक रहे, क्योंकि कुछ जिलों में उत्तराखंड आंदोलन हिंसक हो गया था, आपको पता ही है। कहीं कहीं जो है उसमें घटनाएं हुई थी। बहुत तो ज्यादा, बहुत हम ज्यादा। हाँ, तो हम ये कहते थे कि भाई हम लोग उत्तराखंड बनाने के खिलाफ थोड़े हैं। उत्तराखंड बने बहुत अच्छी बात है, किंतु आप आंदोलन करो वो भी अच्छी बात है, किंतु उसे शांतिपूर्वक ढंग से, जिससे कि पुलिस को जो है बल प्रयोग ना करना पड़े, जिससे हमें जनहानि ना हो, चाहे वो पब्लिक की हो चाहे पुलिस की भी हो, सब अपने ही लोग हैं, अपने देश के लोग हैं, तो किसी तरह से जनहानि ना हो। तो वो एक चैलेंज था कि इस आंदोलन को शांतिपूर्वक रखना, ठीक है ना। फिर जो हम लोग हरिद्वार में एसएसपी रहा, वहाँ पे मुख्य चैलेंज होता था ये जो मेले हैं, कांवड़ मेला इतना बवाली, आप सब जानते हैं। तो जी बिल्कुल, उसमें कोई पूरा हाँ हरिद्वार उसके के काफी उसका लोड हाँ रहता है। हाँ, तो उसमें आसपास के हरिद्वार कई में राज्यों से। एक में तो करोड़ से भी ज्यादा आदमी आता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। उसको शांतिपूर्वक कराना, क्योंकि बहुत बार उसमें झगड़े हुए हैं, बहुत बार आगजनियां हुई, आपने देखा है सड़कों पे आगजनी हो जी जाती है। तो वो एक चैलेंज होता है, वो एक अलग तरह का चैलेंज है ना। तो ये चैलेंजेस के प्रकार है अलग अलग। फिर मैं शाहजहांपुर में गया 97 96 97 97 की बात है। हाँ, शाहजहांपुर मैनपुरी, वहाँ क्राइम अलग तरह का था, बहुत ही ज्यादा क्राइम था कंपेयर टू हरिद्वार नैनीताल, इन साइड से बहुत ज्यादा क्राइम। वो एक अलग तरह का चैलेंज है, क्राइम को रोकना। लोग किडनैपिंग कर लेते हैं, वो अलग अलग चैलेंज है। जैसे हम बीएसएफ सीआरपीएफ में गए, वहाँ डिफरेंट चैलेंज था। तो चैलेंजेस सारे अलग अलग तरह के हैं, तो ओवरऑल लकीली सबको पार करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। जी। अशोक जी, आपने दोनों स्टेट की पुलिसिंग को बहुत करीब से देखा है। वर्तमान में तो आप उत्तराखंड पुलिस के मुखिया हैं, लेकिन आपने दोनों, उत्तर प्रदेश में भी आप क्योंकि पुलिसिंग कर चुके हैं हिस्सा बनने से पहले, किस तरह की दोनों राज्यों में अलग पुलिसिंग है आपके एक नजर से? मेरे विचार से बहुत ज्यादा फर्क है दोनों में। जी। अगर हम देखें तो सिर्फ 2 जिले कहेंगे हम, हरिद्वार और उधमसिंह नगर। वैसे तो 4 हैं, देहरादून नैनीताल भी मिला लें, तो जो थोड़ा बहुत यूपी पैटर्न की पुलिसिंग करते हैं। किंतु पिछले 20 साल में जो उत्तराखंड पुलिस अपने को इवोल्व किया है, उत्तराखंड पुलिस ने अपने को इवोल्व किया, वो काफी गैप्स और काफी चेंजेज आ गए। जैसे कि यहाँ हिल्स में कल्चर था कि पुलिस को जो है क्राइम बहुत कम था, ठीक है, क्राइम न के बराबर था। प्लेन्स के जिलों में क्राइम था और यूपी के पैटर्न का क्राइम था। परंतु पिछले 20 साल में पुलिस ने इतना केसेस वर्कआउट किया, जो हमारे प्लेन के जिले भी हैं, वहां भी यूपी के बॉर्डरिंग जिलों से क्राइम 1/3 भी नहीं, यानी क्राइम वाइज हम बेटर हो गए यूपी से। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर वाइज भी यहाँ भी कम्युनल इश्यूज हैं, यहाँ भी कास्ट इश्यूज हैं, ठीक है, खासकर प्लेन के जिलों में, जो 4 जिले मैंने बताए, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, तो यहाँ इश्यूज है। किंतु यहाँ फिर भी कम्युनल चैलेंज इतना बड़ा नहीं है जितना यूपी में। वहाँ हर कदम पे आशंका रहती है कि कोई दंगा ना हो जाए, ठीक है। तो वो उस हिसाब से यहाँ चुनौती भी कम है और यहाँ पोजीशन भी बेटर है। यद्यपि हम लोग को यूपी की पुलिसिंग उस मामले में काम आती है, लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से। जिसने वहां पे नौकरी की है तो वो यहाँ और अच्छा परफॉर्म। पर क्राइम वर्कआउट में मैं देखा कि मेरे विचार से जो यूपी में एकदम फेयरली सोचा जाए, जब हम थे यूपी के दिनों, जो केसेस वर्कआउट होते थे, तो उसका विश्वसनीयता इतनी ज्यादा नहीं थी।
आज की तारीख में सारा टेक्नोलॉजिकली कर रहे हैं, बिल्कुल सारा सीसीटीवी के माध्यम से कर रहे हैं, तो हमें पता है कि केस 100% सही वर्कआउट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्रिमिनल क्राइम पे कंट्रोल भी बढ़ता है। जी जी, क्राइम पे कंट्रोल क्रिमिनल बढ़ता बचते हैं क्योंकि सीसीटीवी से पुलिस को बहुत केस खोलने का अवसर मिलता है। बचते हैं और रियल केस खुलते हैं। जब बिल्कुल आप फर्जी केस खुलेगा तो आप समझ सकते हैं रियल क्रिमिनल तो फिर जाके क्राइम करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो आप उसे कल्चर बोले, संस्कृति बोले, या चेंज बोले, या टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बोले, तो बिल्कुल वो पहले से बेटर हुआ है। जी जी इसी तरह से मेरे ख्याल से जो पुलिस पे आरोप लगते थे 3rd डिग्री के एक्सेट्रा एक्सेट्रा यूपी के दिनों में, जी वो भी उत्तराखंड में बहुत नेग्लिजिबल है, न के बराबर। जी तो इस तरह के कई सारे परसेप्टिबल चेंज। हमारा व्यवहार, उत्तराखंड पुलिस का जो व्यवहार है आम जनता के प्रति, वो जी। कहीं ज्यादा पीपल फ्रेंडली है। मतलब मुझे लगता है अशोक जी, उत्तराखंड पुलिस के लिए चैलेंज तो हर समय रहता है, क्योंकि हर साल कांवड़ यात्रा का एक सफल आयोजन करवाती है उत्तराखंड पुलिस। एक प्रथम राज्य इस रूप में माना जा सकता है जिस राज्य में हर साल लाखों की तादाद में लोग आसपास के राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से लोग हरिद्वार जाते हैं, शिव भक्त हरिद्वार जाते हैं। तो एक चैलेंज तो उत्तराखंड पुलिस के लिए हर साल ये रहता ही है। उसके साथ साथ क्योंकि पर्यटक का एक काफी बड़ा स्थान है उत्तराखंड, तो उस नाते भी भीड़ जो हरदम रहती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये एक चैलेंज रहता होगा, क्योंकि आसपास के राज्य के लोग उत्तराखंड को एक पर्यटक स्थल भी माना जाता है, तो इसमें ज्यादा चैलेंज इस तरीके का भी देखने को मिलता होगा आप लोगों को। उसमें मैं बताऊं ना, उसमें हमने अपनी इमेज को बेटर किया है। जी जी लोग बाहर के जब आदमी जहाँ पे आ रहा हो, टूरिस्ट, अगर हमारी पुलिस टूरिस्ट फ्रेंडली होगी तो और अच्छा होगा। जी मतलब जी, आप देखेंगे उत्तराखंड पुलिस का जवान बहुत कम तू तड़ाक की भाषा में बात करेगा, वो बिल्कुल सम्मान बिल्कुल। पूर्वक बात करता है, लोगों की जी हेल्प जी करता है। हाँ जी, कहाँ जाना है, क्या करें, बस उसकी 6 तरह से हेल्प करने की कोशिश करता जी 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 है। जी ये जो चेंज है एटीट्यूड में, ये शायद यूपी में नहीं था। और जी मुझे लगता है किसी भी जगह की डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट, उस सब के लिए वहाँ पे शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था अच्छी होना बहुत जरूरी है। जी तो जी बिल्कुल। उत्तराखंड पुलिस फ्रेंडली जो स्टेट के रूप में डेवलप हो रहा है, उसमें हमारी पुलिस का भी बड़ा रोल है, ये मैं मानता हूँ। यद्यपि यहाँ आपदाएं थोड़ी ज्यादा है, किंतु उस बिल्कुल पे हमारा नेचुरल कंट्रोल तो नहीं है, क्योंकि जी जी प्राकृतिक आपदा है। पर जी उसका मिटिगेशन हमने सीख लिया। मिटिगेशन यानी कि उसके इम्पैक्ट को कैसे कम किया जाए, जी। उसके लिए हमारी जबरदस्त तैयारी रहती है। अशोक जी, इस समय रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है आसपास जो सीमा राज्य हैं, आसपास के राज्य से उत्तराखंड में आने के लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शन और किस तरह से जो एंट्री है उसके लिए क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं? देखिए, अभी तो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के ही आप आ सकते हैं। और जी उत्तराखंड का जो पोर्टल है देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उस पर रजिस्टर कराइए और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पिछले 3 दिनों की, तो फिर आप आ सकते हैं। जी और चार धाम के अभी कपाट जो है, 4 धाम जो है कपाट खुल गए हैं चारों के, किंतु जी वहां पे यात्रा अभी रोकी हुई है। जी, मतलब पर्यटक के लिए अभी चार धाम की यात्रा जो है वो रुकी हुई है, और वहां पे अभी जाने पे पाबंदी लगाई गई है। उत्तराखंड पुलिस लगातार अपने प्रदेश की जनता के साथ साथ पुलिस विभाग को भी पुलिस मुखिया द्वारा, आप द्वारा देखा जा रहा है। परिवार को, पर्सनल सवाल है अशोक जी, लास्ट सवाल है, पर इस बीच परिवार को समय देना, परिवार को कोरोना से आप अधिकारियों द्वारा बचाए रखने के लिए आप लोग क्या करते हैं? मतलब क्योंकि आप लोग क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सभी चीजों के बीच में, उसके बाद परिवार के पास जाना तो कितना मतलब दिक्कत होती है, और किस तरीके से आप लोग इस संक्रमण को परिवार तक न पहुंचे उसके लिए बचा रहे हैं? कि पिछली बार तो बहुत ही ये गंभीर था, क्योंकि ऐसे ऐसे सीन आए कि माँ जो है बच्चे से नहीं मिल पा रही है, हमारी जो लड़कियां पुलिस में हैं। और वो जो है खाना भी उसको अलग से, उसको अलग बर्तनों में खाना देते हैं। बिल्कुल, इस तरह की तस्वीरें काफी आई। हाँ, अपने बर्तनों को अलग रखते हैं। तो ये सब था, पर इस बार मुझे लगता है चूंकि हम जो डबल वैक्सीनेशन है उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। जी जी बल्कि इस बार रिवर्स हो रहा है। इस बार पुलिस पहले बची हुई थी, उनको परिवार के माध्यम से आ रहा है। जी 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 परिवार कहीं ना कहीं से ले रहा है, तो उससे पुलिस पे आ जा रहा है, क्योंकि जी डबल वैक्सीनेशन का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। मुझे तो लगता है अगर ये नहीं हुआ होता समय से, तो इस बार हेल्थ और पुलिस दोनों का सिस्टम चरमरा जाता। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। हम चाहेंगे कि उत्तराखंड पुलिस अपनी जनता के साथ साथ स्वयं खुद को भी सेफ रखे, और इस कोरोना महामारी के बीच में जो पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरियां हैं वो खत्म होती दिख रही हैं, जो कि आने वाले समय में प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ प्रदेश की छवि सुधारने में काफी
अहम भूमिका निभाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी।